नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम चट्टान व उसके प्रकार के बारे में समझेंगे। तो क्या होती है चट्टान? चट्टान खनिज पदार्थों से निर्मित जो चट्टान होता है, मुख्य जो चट्टान होती है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो खनिज पदार्थ होते हैं वो सारे खनिज पदार्थों से उसका निर्माण होता है। चट्टान का एक चट्टान के अंदर ही आपको सारे के सारे खनिज पदार्थ देखने को मिलेंगे। तो खनिज पदार्थों से निर्मित धरातल का कठोर एवं मुलायम भाग, इसको आप ना अकेले कठोर कह सकते हैं, ना आप मुलायम कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि चट्टान का कुछ भाग कठोर होता है और कुछ भाग मुलायम होता है। तो खनिज पदार्थों से निर्मित धरातल का कठोर एवं मुलायम भाग क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। मुलायम जो पदार्थ है वो चट्टान कहलाता है। अब हम चट्टान का निर्माण समझ लेते हैं कि चट्टान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। तो उसमें कुछ खनिज तत्व आप देखेंगे कि कुछ खनिज तत्व की प्रधानता होती है। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। कितना? 46%। ओके। फिर हम देखेंगे सिलिका। तो सिलिका कितना है? ये सब हम आपको चट्टान के तत्व बता रहे हैं कि चट्टान में जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के। तो जो सिलिका है वो 27% है। फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम कितना है? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कितना है? 8%। ओके। अब बात करते हैं चट्टान के प्रकार के बारे में। तो चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती हैं आग्नेय चट्टानें, फिर आग्नेय चट्टानों के बाद होती हैं अपसादी चट्टानें, अपसादी के बाद होती हैं कायांतरित चट्टानें। ओके। तो सबसे पहले हम आग्नेय की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी? आग्नेय। तो आग्नेय चट्टानें कौन होती हैं? वे चट्टानें जो पृथ्वी के धरातल पर लावा से निर्मित होती हैं, आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। जैसे ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म एवं रंध्र नहीं पाए जाते हैं। तो हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, आपको एक मैप के थ्रू बता रहे हैं, जैसे आप समझें। देखें यहाँ पे, ये क्या है? ये ज्वालामुखी है। ओके। ज्वालामुखी के द्वारा हमने आपको बताया था कि जो धरातल के अंदर जो लावा होता है, धधकता हुआ लावा, वहाँ तरल मात्रा में होता है। और तरल अवस्था में जब लावा होता है तो जब वो बाहर निकलता है तो पृथ्वी के अंदर तो गर्मी है, मतलब तापमान अधिक है, इसलिए वो लावा है। मतलब जो चट्टानें खनिज पदार्थ हैं वो एक तरल अवस्था में है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आएंगी और उनको तापमान में कमी देखने को मिलेगी, जैसे ही उनको ठंडा स्थान मिलेगा, ये वायुमंडल जो है ठंडा होगा, तो वो जो यहाँ पे वो लावा जो लावा वगैरह जो निकला था वो इसी स्थान पे फिर ठंडा होके जम जाएगा। और जब जम जाएगा तो उससे किस चट्टान का निर्माण होगा? आग्नेय चट्टान का निर्माण। तो आप इसमें ऐसा ही लिखेंगे कि ये चट्टानें मुख्य रूप से किससे निर्मित होती हैं? ज्वालामुखी के लावा से। ओके। और इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि रंध्र नहीं पाए जाते हैं, रंध्र और जीवाश्म आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं, इसी के 2 प्रकार और हैं। तो सबसे पहला इसका प्रकार है अम्लीय और दूसरा है बेसिक या क्षारीय। तो जो अम्लीय प्रकार है, जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है एवं इनका निर्माण गाढ़ा चिपचिपी लावा के ठंडे होने से होता है। आप समझें कि यदि आपको हम, जैसे आप पहले इसके लिख लें, कौन सा? अम्लीय, अम्लीय चट्टान। ओके। तो जैसे आप देखेंगे कि ये ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी यहाँ से ऐसे आया तो यहाँ से जो लावा है वो बाहर आया, फिर उस लावे में सिलिका की मात्रा अधिक होगी। कैसी? अधिक। किसकी मात्रा? सिलिका, सिलिका की मात्रा अधिक होगी। और फिर जो है कैसा होगा? गाढ़ा। क्या होगा? गाढ़ा। और कैसा होगा? चिपचिपा। सिलिका की मात्रा अधिक होगी, गाढ़ा भी होगा, चिपचिपा भी होगा, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? अम्लीय चट्टान। और कौन सी प्रकार की? जो है आग्नेय प्रकार की। तो उसे हम अम्लीय चट्टान कहेंगे। अब फिर जो आग्नेय जो चट्टान है उसका जो उदाहरण है वो ग्रेनाइट है। ओके।
फिर हम बात करते हैं बेसिक चट्टान की। इसमें सिलिका की मात्रा में कमी होती है और इनका रंग काला ब्लैक होता है। मतलब जैसे आप समझें कि इसका जो अ, रंग है वो आपको ब्लैक, मतलब ये जो सेकंड नंबर पे हम आपको क्या बता रहे हैं, बेसिक लावा, बेसिक चट्टान। तो हमने आपको बताया कि जो बेसिक चट्टान है तो वो मुख्य रूप से, जैसे हमने आपको अम्लीय के बारे में बताया अभी, तो अम्लीय का यदि आप अपोजिट कर देंगे तो आपको बेसिक का समझ में आ जाएगा कि जो बेसिक होता है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा कम होती है, ना वो ज्यादा गाढ़ा होता है ना चिपचिपा होता है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट उसकी एक खासियत है तो वो है उसका कलर। उसका रंग कैसा होता है, ब्लैक, मतलब एकदम काला। और आप देखेंगे कि वो उसका रंग एक काला होता है। और वो अ, उसका उदाहरण यदि आप बात करें तो जो दक्कन का पठार है वो आपको उसके क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेगा। किसके, सिलिका अधिक, इसमें आप इतना ही लिखें, सिलिका अधिक प्लस गाढ़ा चिपचिपा। और जो बेसिक चट्टान है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो, तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो सिलिका कम, और इसी के साथ हमने आपको क्या बताया, रंग। रंग कैसा होगा इसका, एकदम काला। और इसका उदाहरण यदि आप देखें तो क्या है, दक्कन ट्रैप। ओके। फिर बात करते हैं अवसादी चट्टान के बारे में। तो जो अवसादी जो चट्टान है वो आप समझें कि जब, जैसे ही आग्नेय चट्टानें हैं तो जब किसी, मतलब जैसे आप देखें कि चट्टान एक बार टूट गई कोई चट्टान, फिर उसके ऊपर एक प्रकार से परतें बनती चली जाती हैं। तो जब वो परतों से निर्माण होता है या फिर अवसाद से, चट्टानों के अवसाद से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवसादी शैलें कहते हैं। तो जो अपसादी सैलें होती हैं वो आप देखें जब इस पे एक के ऊपर एक परत चढ़ेगी तो देखेंगे आप की जो वनस्पति है या फिर जीव जंतु हैं या फिर कोई पशु पक्षी वगैरह है तो ये इसमें दब जाएंगे। तो इनके जो ये इनके रंध्र कैसे होते हैं, खुले होते हैं, मतलब इनमें रंध्र होते हैं। जैसे आप जल डालेंगे तो जल सूखने की इनमें क्षमता होगी, और वायु भी इनके अंदर होगी। मतलब इनमें रंध्र होते हैं और इनमें जीवाश्म ही होते हैं, मतलब जीवाश्म जीवों के जो अंश हैं वो इसमें पाए जाते हैं। किसमें, अवसादी सेलों में। हमने आपको बताया कि जब एक के बाद एक परतें बनती चली जाएंगी, अवसाद जमा होता जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो पेट्रोलियम है ये मुख्य रूप से किससे बनता है, जीवों के सड़े गले अंश से। कई वर्षों तक जब ये पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं तब जाके पेट्रोल का निर्माण होता है और कोयला का निर्माण होता है। तो ये जो अपसादी जो सेलें हैं आप देखेंगे कि अपसादी सेलों में ही अधिकांशतः हमें कोयला और पेट्रोलियम देखने को मिलते हैं। तो सेकंड नंबर पे क्या है, अपसादी सेल। ओके। हमने आपको क्या बताया कि आग्नेय चट्टानों के जब टूटने फूटने या बिखरने से और या फिर चट्टानों के अवसाद से जिस सेल का निर्माण होता है उसे हम अपसादी सेल कहते हैं। तो अपसादी सेल जो होती हैं उनमें रंध्र होते हैं। एक तो सबसे पहले रंध्र, जीवाश्म, ये सभी उसमें पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि कोयला और पेट्रोल, ये जो ईंधन है ये हमें अपसादी सेलों में देखने को मिलते हैं। और अपसादी सेलों की जैसे हम उनके उदाहरण के बारे में बात करें तो आप देखेंगे बालू का पत्थर। बालू का पत्थर वो होता है, आपने देखा हो एक पत्थर होता है उसको यदि आप धूप में रख दें तो वो उसमें एक प्रकार से वो फूल जाएगा और नहीं, मतलब सिकुड़ जाएगा। और जैसे आप उसमें पानी डालें तो उसके अंदर पानी चला जाएगा। ऐसे ऐसे प्रक्रिया होती रहेगी तो वो फिर एक दिन आएगा तो वो पूरा ही बिखर जाएगा, फिर वो चट्टान के रूप में नहीं रहेगा। और चूना पत्थर जो है वो भी अपसादी सेल का एक उदाहरण है। चाक, डोलोमाइट, ये सभी जो है अपसादी सेल का उदाहरण है। फिर तीसरे नंबर पर बात करते हैं कायांतरित।
कौन सी चट्टान? कायांतरित सेल। ओके। तो आग्नेय अवसादी कायांतरित सेलों में ताप, दाब एवं अन्य रासायनिक क्रिया द्वारा जिस चट्टान का निर्माण होता है। आप समझें कि चाहे आग्नेय चट्टान हो, चाहे अपसादी सेल हो, चाहे कायांतरित हो, ताप, दाब या फिर अन्य कोई रासायनिक क्रिया द्वारा, कैसा, ताप, दाब या अन्य रासायनिक क्रिया, अन्य रासायनिक क्रिया के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा यही है। और कायांतरित चट्टान में आप देखें मुख्य रूप से क्वार्टजाइट और संगमरमर, ये जो दो चट्टानें हैं आपको देखने को मिलेंगी। किसके अंतर्गत? कायांतरित सेलों के अंतर्गत। फिर धरातल के सर्वाधिक भाग पर 90% आग्नेय चट्टानें हैं और दृश्य जो है मतलब दिखेंगी आपको सबसे ज्यादा अवसादी, लेकिन सबसे ज्यादा है कौन सी? आग्नेय चट्टानें। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा आप एग्जाम्पल लिख लें कि कौन सी चट्टान कौन सी प्रकार की है। तो सबसे पहले आग्नेय में कौन सी? उदाहरण है इसके ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि। ओके। फिर अवसादी, चूना पत्थर, बालू का पत्थर, फिर करते हैं बात कायांतरित की। कायांतरित में कौन कौन सी चट्टान है? मुख्य रूप से हमने आपको बताया क्वार्ट जाइट, और क्वार्टजाइट के बाद है संगमरमर। तो आप देखें कि ये जो चट्टानें हैं ये हमने इसके एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। तो आग्नेय चट्टान का मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट, और अवसादी जो चट्टान है उसका चूना पत्थर, बालू का पत्थर, और कायांतरित जो चट्टान है उसका क्वार्टजाइट और संगमरमर। ये तीनों के हमने आपको उदाहरण समझा दिए। तो आज के लिए इतना ही। और बाकी हमने आपको जितना भी कुछ समझाया है तो आपको उसमें वैसा ही प्रॉपर समझना है और उसका वैसा ही नोट्स बनाना है, वैसे ही आपको लिखना है, ताकि आप एक बार में रिवाइज कर सकें और आसानी से समझ सकें। धन्यवाद।